नमस्कार सभी को। आज मैं उपस्थित हूँ रजनी गुप्ता का लिखा उपन्यास किशोरी का आसमां का दूसरा भाग लेकर। सुनिएगा। कितेक पूजा पाठ के बाद वरदान मिलो तब पुत्र होवे को, लेकिन नास पिटन्ने लील लय परान। हाय मोरा बेटा, किते चले गए तुम? कल तो हमारे हाथ की रोटी खाए के गए थे और हमसे कह गए कि चश्मा बनवाएं तुम्हारो, चश्मा बनवानन तुम्हारो हम जात हैं। अब 10 दिना पहले तो आँख की ऑपरेशन करवाओ तो का दिखवे लाने कराब तुम हमारो ऑपरेशन। उनके सामने गुजरते वक्त की यादों की पिटारी खुलने लगती। फिर वे नफरत भरी निगाहों से किशोरी को देखकर कोसने लगती। जाने खाए लो मेरो पुत्र के प्राण, जाकी बजह ते भयो जो सब समस्या की जड़ तो जह है। वे पागलों की तरह बड़बड़ाने लगती। उनके तड़पाने वाले बोल सुनकर कलेजा दहलने लगता। बीहड़ में गए थे बसवे लला, खालव ठठरी बंधे गंवारिन ने, गाँव खो चमत्कार बनावे निकरे थे पुत्र। कऊ की बात नहीं सुनी और जब बुढ़ापे में ऐसो भयानक कष्ट दे के चले गए लला। पिता भगवती बाबू को देखकर लगता था जैसे उनकी आंखों में कोई मसाल लगातार जल रही हो। जो भी उस मसाल के सामने पड़ता लपटें दुगने वेग से ऊपर उठकर सामने वाले को तपाने लगती। कस्बे की हर आंख में समाया था क्षोभ, आक्रोश, अफसोस और सहानुभूति। पति के गुजर जाने के बाद अकेली औरत के लिए जिंदगी कितनी बेमायने लगने लगती है। कितने बड़े दुख का पहाड़ टूटा है किशोरी के ऊपर। आते जाते लोग तमाम तरह की बातें समझाने बैठ जाते, जिसे गर्दन झुकाए मौनी बाबा की तरह सुनती रहती किशोरी, लेकिन मुंह से एक बोल नहीं फूटता। अपने भीतर के कुएं में डुबकी लगाती किशोरी को किसी की सूरत देखना या बातें करना नहीं सुहाता था। यदि कोई हिला डुला कर कुएं में पत्थर फेंकता तो उसके भीतर बसी पति की तस्वीर कहीं हिल डुल ना जाए, इस तरह से वह बुत बनी सुबह से रात तक पैर सिकोड़े बैठी रहती। आज पूरे 10 दिन हो गए इस नरक कुंड में आए हुए। पल भर के लिए कभी पलकें मूंदती तो नींद की जगह वहाँ बिछे रहते कटीले सवाल। आंखें खोलो तो चारों तरफ दिखाई देती विकराल और बीभत्स आकृतियाँ, जो उसकी रूह को बार बार डरा देती। जितनी ताकत से वह उन्हें फटकार कर कोड़े मार कर परे झटकाना चाहती, वे दुगनी ताकत से मुंह बाए खड़े हो जाते। इनसे बचकर कहाँ भागेगी वो? अपनी ज़िंदगी के रेसे रेसे पकड़कर वह आहिस्ता से सालों पुरानी घटनाओं पर फिर से चहलकदमी करना चाहती, लेकिन सिलसिलेवार कुछ भी याद क्यों नहीं कर पा रही। बिरगुवा में बिताए हुए दिन भी घटनाएं और वैसा दौर क्या कभी भुला सकती है वह? कितने तूफान गुजरते रहे सीने पर से, कितनी तरह की रगड़े खाकर भी साबुत बची रही यह देह, जिसने न कभी बेफिक्री से जीवन में खेला खाया, न ठीक से जवानी का आस्वाद चखा, बल्कि कितनी बार तो उसे अपना बसा बसाया घरौंदा उजाड़ना पड़ा। ये भी कहाँ तक याद रखे वह? गत जीवन के तमाम अक्स आँखों के भीतर फिर से आकार लेने के लिए अकुलाने लगे। देह के भीतर का लहू तो जम गया, लेकिन देह को टटोलती उन आँखों का आमंत्रण भला कैसे भूल जाए वह? तमाम बातें अभी भी मन आंगन में कितने इत्मीनान से किसी पालतू जीव की तरह सिर टिकाए बैठी रहती। वे दिन, वे रातें, वे जगहें, वे लोग, वे घटनाएं और उन किस्सों को कोई भी भला कैसे भूल सकता है? आचार्य हरिप्रसाद उर्फ पंडित जी का खूब बोलबाला था उस गांव में। सब जगह उनके ही नाम का सिक्का चलता था। गांव के आखिरी छोर पर बने उस इकलौते प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर साहब थे वे। जाति के ब्राह्मण न होने के बावजूद भुनसारे से सोने तक उन्हें ही देखते सबकी जुबान पर यही बोल बिछोहते, पाए लागो पंडित जी, जय राम जी की, महाराज गुरु जी प्रणाम। आधुनिक प्रगति के नाम पर जो भी नई लहरें कस्बे में आती, देर सबेर गांव में भी उसकी सुगबुगाहट सुनाई देने लगती, जिसका श्रेय जाता पंडित जी को। मसलन जब से देश में भारतीय जीवन बीमा निगम ने घुसपैठ की, तो पंडित जी ने पहल करके इस काम को चटपट अपने हाथों में ले लिया। गांव में डाकखाना कहाँ खोला जाए, इस समस्या के निदान के लिए पंडित जी ने झट से अपने घर का बरामदा
हंसी खुशी खाली कर दिया। गांव में बाहर से कोई भी नई रामलीला मंडली आए, नौटंकी वाले आए, वे सब पंडित जी के दरवाजे पर दस्तक देने जा धमकते। गांव में होने वाली कैसी भी नई गतिविधि का सूत्रपात होता तो पंडित जी के हाथों से, यानी हर नई खबर और नई योजना को अमल में लाने का बीड़ा उठाते पंडित जी। इस प्राइमरी स्कूल को मिडिल तक खींच लाने की पहल भी पंडित जी ने ही की। उनकी जद्दोजहद और जी तोड़ मेहनत से उनके स्कूल का नाम जल्दी ही चमक गया। गांव से लगभग 1-1.5 कोस तक का पैदल सफ़र तय करना पड़ता था। बच्चों को स्कूल जाने का कच्चा और ऊबड़ खाबड़ रास्ता जगह जगह बने पानी के गड्ढों से होकर निकलता था। एक हाथ में पट्टी और पीठ पर बस्ता लादे बच्चों के पैरों में अक्सर कांटे चुभ जाते। सुबह थोड़ी देर रुककर अपने पैरों के कांटे निकाल दोबारा दौड़ लगा देते स्कूल की तरफ। कभी वे बीच रास्ते में लगे कैथा के पेड़ को हसरत भरी निगाहों से ताकते हुए थोड़ी देर तक यूं ही बेमतलब खड़े रहते, तो कभी इमली के पेड़ तले ठुमकते हुए थमथमाते। कुछ बच्चे नीचे पड़ी कच्ची पक्की इमलियों को उठाकर खाने लगते, तो कुछ उन्हें जेब में ठूंस लेते। फिर बतख की तरह फुदकते कदमों से आगे चलकर दाएं बाएं लगे बेशर्म के पौधों को तोड़ने लगते। फिर उसकी एक एक डंडी को हवा में झंडे की तरह लहराते हुए एक बार फिर स्कूल की तरफ दौड़ लगा जाते। जब वे हाँफते हुए सुस्ताने लगते, तब तक कि स्कूल की बिल्डिंग दिखाई देने लगती। खेलते खेलते इस तरह स्कूल पहुंचने पर उनका ये रोज़ का नियम था। स्कूल के हेडमास्टर साहब यानी पंडित जी की स्थायी पहचान थी रौबदार कड़क आवाज़, दाएं हाथ में छड़ी, बाएं में छाता, आँखों पर गोल फ्रेम का चश्मा, सिर पर सफ़ेद गांधी टोपी और वैसा ही झक सफ़ेद मलमल वाला धोती कुर्ता। उनके अलावा 2 और मास्टर पढ़ाते थे, लेकिन वे भी पंडित जी से खौफ खाते। हुड़दंग मचाते बच्चे पंडित जी की एक ऊंची आवाज़ सुनकर चुप्पी साध लेते। उनके आने पर शुरू होती बच्चों की पढ़ाई। वे कभी ज़ोर ज़ोर से पहाड़ा रटने लगते, तो कभी गर्दन नवाकर पट्टी पर इमला की वारते। अजीब बात थी कि गौरा देवी उर्फ पंडिताइन को पंडिताइन न कहकर बाई साहब कहा जाता। एक तरह से वे इलाके भर की बाई साहब कहलाती, जो अधिकतर अनाज पानी, बैलों गाँव को चारा सानी और घर गृहस्थी के कामों में जुटी रहती। तब मिडिल स्कूल के बोर्ड इम्तहान हुआ करते थे, तो आसपास के छोटे छोटे गांव में भी कुछ बच्चे इम्तहान देने वहीं आते। जाहिर सी बात है कि उनके रहने का बंदोबस्त होता पंडित जी के घर। इम्तहान लगभग 1-1.5 महीने तक चलते। तकरीबन 40-50 लड़कों के खाने पीने की व्यवस्था करना कोई मामूली बात नहीं थी। सो गौरा देवी को उन दिनों रसोई से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। चूल्हे के धुएं से एकाकार बाई साहब को जब कभी घड़ी भर के लिए फुर्सत मिलती, तो वे अपनी इकलौती बेटी की चोटी गूंथने बैठ जाती। ऐसा करके वे दिन भर का अपना खटराग भूलकर बेटी पर अपना समूचा लाड़ दुलार उड़ेल देती। उस वक्त ममता के रस में डूबा उनका चेहरा फूल सा खिल उठता। हालांकि माँ बेटी के बीच ऐसे क्षण बमुश्किल मिल पाते, क्योंकि इतने बड़े घर में अक्सर ही फैले रहते कामों के ढेर झमेले। बड़ी बाली बकरी की झाड़ू बुहारी से लेकर 3 कुठरियों को लीपना पोतना, गाय भैंस, एक जोड़ी बैलों को भूसा पानी, दुरऊ बकरी में पड़े गोबर को सकेरना, उसके बाद कुएं से पानी खींच कर लाना, फिर नहाने धोने के बाद शुरू हो जाता रसोई का खटराग। शाम का वक्त तो चक्की पीसने में निकल जाता। कभी दालें तो कभी अनाज तो कभी चीनी पीसते पीसते उनको अक्सर रात हो जाया करती थी। फिर वे आटे की लोई से दिया बनाकर मंदिर रखने जाती। उस वक्त किशोरी भी उनके साथ हो लेती। तब उसकी बाल सुलभ जिज्ञासा से भरा मीठी बातों का खजाना खुलता। बाई बासन के नीचे राख काय पोतती, जैसे कि जे बासन नीचे से ज़्यादा कारे ना पड़ जाएं। कारे पर जइहें तो माजबे से दिक्कत आई है, ज़्यादा मेहनत करने पर है। अच्छा भाई, एक बात बताओ, बे शुक्लाइन कक्की रोज़ रोज़ काय खो अपने घरे आउती और तुम काय उनके पाँव दबावन लगती? धीरे धीरे बोलो बेटा, गौरी देवी ने आहिस्ते से उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा।
चुप बने रहने का इशारा किया। बापू सुन ले हैं तो आफत धरी। डरकर किशोरी चुप हो जाती, फिर काम करती, माँ के पीछे पीछे डोलती, उनकी धोती का पल्लू खींचती, धीमे से फुसफुसाने लगती, बाई मीठो चाहिए, तनिक धीरज धरो, कहकर वे भीतर वाली कुठरिया में जाती और मटके के नीचे ढककर रखी गुड़ की पपड़ी को किशोरी की मुट्ठी में दबा देती। बच्ची के लिए ये किसी सोन पपड़ी जैसी मिठाई से कमतर नहीं थी। कभी कभार यहाँ वहाँ से मिली मिठाई का एक आध टुकड़ा भी बड़े जतन से बेटी के लिए सहेज कर रख लेती। गौरा देवी का धूप की तरह निखरा रंग और चमकदार बड़ी बड़ी आँखों में छिपते रहते अनगिनत सा रहस्य वे कतई नहीं भूल पाती कि ब्याह के बाद जब वे इस घर में आईं तो कितनी फटे हाल स्थिति थी यहाँ की। गेहूं की रोटी तक रोज़ नसीब नहीं हो पाती, दालों के अलावा कोई भी सब्जी नहीं बनती। बाई साहब खुद ज्वार की बनी रोटी खाती और पढ़ रहे बापू के लिए कहीं से कैसे भी जुगाड़ करके गेहूं का बंदोबस्त करती और उन्हीं रोटियों में से 2 रोटी किशोरी के लिए बचाकर रख देती। बापू नियम से पाई पाई का हिसाब रोज़ अपनी डायरी में लिखा करते, यहाँ तक कि माचिस की हर तीली का जोड़ घटाव भी उन्हें जुबानी याद रहता है। यदि किसी दिन लालटेन जलाने में 2-4 तीलियाँ ज़्यादा बढ़ जाती तो बापू का पारा चढ़ जाता। बात बेबात पर बाई साहब पर गुर्राना और उन पर हाथ उठाना तो उनके लिए रोज़मर्रा की मामूली बात थी। इधर वे बाई साहब पर किसी बात पर दहाड़ते, उधर किशोरी खाट के कोने में दुबकी मुंह दबाए सिसकना शुरू कर देती। जैसे ही बापू पीठ फेरते, किशोरी उनका आंसुओं से तर चेहरा अपने नन्हे हाथों से पोंछने लगती और फिर बाई साहब उसे अपने सीने में भींच लेती। बाई साहब के जीने का सबसे बड़ा संबल थी किशोरी और दूसरा आसरा थी जिया, जो घर के बाहर लगे नीम के पेड़ के तले एक कच्चे घर में अकेली रहती थी। गाय भैंसों को भूसा चारा पानी वक्त वह बाई साहब का हाथ बटाने आ जाती। गोबर समेट कर कंडे बनवाने में जिया और बाई साहब के साथ किशोरी भी बाड़े तक खचुरती जाती। दोनों जनी बाड़े में एक जगह गोबर इकट्ठा करती, फिर वहीं बैठकर कंडे थापती और एक दूसरे से अपना सुख दुख बतियाकर भीतर जमा बोझ उतार कर हल्का कर लेती। ढुरऊ बकरी, जहाँ गाय बैल बांधे जाते हैं उसको ढुरऊ बकरी कहते हैं। ढुरऊ बकरी की लीपा पोती भी दोनों मिलजुल कर करती। कुएं से पानी खींचकर कई दफ़े मटके भर भर के वे दोनों साथ साथ आती जाती। उनकी बातों का सिलसिला तो जैसे थमता ही नहीं था। जिया बापू तो किशोरी के बयान की बात सोचने लगे। बताओ तो जरा, अपनी किशोरी अब उघारी नहाउत है, राई भरी मोड़ी है, तो का करें? बापू से बहस करवे को करे जो है काऊ में, उनसे चोंचे मिलावे की हिम्मत तो बस सुकलाइन में है। बेकाऊ की बात सुनते ही नहीं तो का करें फिर? करिए तो वे अपने ही मन की, काय को बाई जी बातें तो ऊपरे दिखावे की हैं। आज तक सुकलाइन की कौनो बात काटी उनने? बताओ। उनके 2 लड़कन को नौकरी पे लगवाए दे, एक मास्टर बनो बैठो, दूसरो बीमा में घुसवाए दो। सुनते ही आग लग गई कलेजे में और दिमाग में तमाम बातों की चरखी घूमने लगी। सुकलाइन जब तब बेखौफ होकर हमारे घर पर आ धमकती और फसल्ला मारकर छाती पर मूंग दलने बैठ जाती। विधवा ब्राह्मणी ना भी होती तो भी उनकी गुलामी करना बाई साहब की मजबूरी थी। वे उनकी हाजिरी बजाती, उनके रोज़ पैर छूती, प्लेटें भर भर नाश्ता देना पड़ता, लेकिन बावजूद उनकी सेवा के वह कभी भी बाई साहब से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि उल्टी सीधी बातें जोड़ घटाकर बापू के कान भरती रहती। उनकी तुनक मिजाजी की सज़ा बेगुनाह बाई साहब को झेलनी पड़ती। बापू का मूड जरा जरा सी बातों पर उखड़ जाता और वे छड़ी चलाने लगते। मजाल किसी की जो पलट कर बापू से जवान लड़ा सके या नज़र मिलाकर उनसे जिरह करने की हिम्मत जुटा सके। किशोरी उघारो मूड यानी सिर, मूड यहाँ पर सिर के लिए प्रयोग किया गया। किशोरी उघारो मूड कितः फिर रही तय डाएँ डाएँ, चल घरे सीधो। सुकलाइन किशोरी को झड़कने का कोई मौका नहीं गंवाती। बापू को सुकलाइन के साथ घंटों हंसते बोलते देख किशोरी का बाल मन बौखला उठता। बाई साहब भी कुर्ती रहती,
गलती से भी कभी भूले भटके यदि बाई साहब को किसी ज़रूरी काम से वहाँ से गुजरना पड़ता जहाँ वे दोनों बैठे होते, तो उसे दूर से देखकर ही बापू दहाड़ पड़ते। क्या करने आई थी तय यहाँ? बोल। ताक झाँक कर रही थी। कुतिया है तू, हरामीन। उनके सामने तड़ातड़ गालियाँ बकने में वे कतई नहीं चूकते। अकबकाई बाई साहब के मुंह से जब कोई बोल नहीं फूट पाता और वे रुआंसी जुबान से गिड़गिड़ाने लगती, उनकी ऐसी हालत देखकर किशोरी का खून खौल उठता। लेकिन वह क्या करती? बापू से कौन नहीं डरता। कभी कभी शुक्लायन का छोटा लड़का किशोरी को छेड़ने लगता और बात विवाद पर धमकाने लगता। बापू से कह दूंगा, हाँ सोच लेना। तब उसकी बात का जवाब दिए बगैर किशोरी दौड़ती हाँफती माँ के सीने से दुबक जाती। काम में डूबी माँ की धोती के किनारे बंधे पैसों को वह टटोलने लगती। वे उसका इरादा भांप जाती और पूछती, बर्फ़ वालो आओ है का? बोलो। नहीं, चूरन वालो आओ है। अम्मा चूरन में से हाथी चूहा वगैरह निकलत। वे चौकन्नी आंखों से चारों तरफ मुआयना करती कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। फिर जल्दी से बेटी की मुट्ठी में पैसे दबा देती। चुपके से खाइयों को देख ली है तो आफत धरी समझो। पैसा लेकर किशोरी तीर की तरह दौड़ती हुई चूरन वाले के पास पहुंच जाती। हरी धारियों वाली फ्राक की जेब में उस पुड़िया को बड़े चाव से रखती। फिर बेतकल्लुफ़ी से दौड़कर सीधे माँ के पास पहुंच जाती। उसके यूं उछलने से पीठ पर लहराती चोटी देख बाई साहब का सीना गर्व से भर उठता। बाई साहब जब कभी पीछे मुड़कर अपने बचपन के रास्तों पर चहलकदमी करना चाहती, तो वहाँ किसी सूखे पोखर के बीचों बीच पड़े ठूंठ के सिवाय कुछ और नज़र नहीं आता। अपने पिता की शक्ल भी भला वे कैसे याद रखती। वह मुश्किल साल भर की रही होंगी तभी उनके पिता चल बसे। दूर दराज के रिश्ते का भाई भतीजा तक नहीं दिखता था उन्हें, जिसके सहारे वे अपना अकेलापन, अपनी तकलीफ़ें बांट सके। पति के कड़वे जहर को ज़बरदस्ती हलक तक उतारने को मजबूर गोरा देवी अपनी माँ को क्यों नहीं याद करना चाहती? कितना टेढ़ा ये सवाल था, उतना ही पेच भरा था इसका जवाब भी। माँ के नाम पर दूर दूर तक कोई भी मीठी याद उनके भीतर पुलक, उत्साह, स्फूर्ति या खुशी नहीं जगा पाती। ज़रूर कोई बड़ा रहस्य है इसमें। सच्चाई तो यह है कि उनके बारे में कुछ सोचना तक उन्हें गवारा नहीं। हट छोड़ो इस मुद्दे को, सोचकर वे पूरी ताकत से इस प्रसंग को दूर धकियाना चाहती, लेकिन यही मुद्दा चौगुने बेग से उन पर झपट्टा मारने लगता। बाल विधवा माँ को चेहरा क्या वाकई वे कभी भुला पाई हैं? बाल विधवा माँ का चेहरा क्या कभी वाकई वे भुला पाई हैं, भुला सकती हैं? चाह कर भी वे कभी नहीं भुला पाएंगी उन्हें। क्या क्या नहीं झेलना पड़ा उनकी खातिर हमें। ओफ, अचानक लगा जैसे फिर से ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी हो गई। नफ़रत की ये आग क्यों कर शांत नहीं होती? आखिर कब तक वे सीने से दबाए ढोते रहने के लिए अभिशप्त हैं? कभी न कभी तो फेंकना ही पड़ेगा इसे। चलो छोड़ो, जब किशोरी बड़ी होगी तो ज़रूर इसके सामने राज खोलेंगे कि माँ के नाम पर क्या क्या जलालत और कैसे कैसे अपमान झेलने पड़े थे हमें। लेकिन किशोरी तो कितनी देर से दिखाई नहीं पड़ी। देखो तो अंधेरी होत जाए और झींगरों की साए साए सुनाई पड़न लगी, लेकिन जब मोड़ी को कितऊ ठौर ठिकानों नहीं आए। बड़बड़ाती बाई साहब ने घर लौटते पंछियों की आहट सुनकर खूंटी पर टंगी लालटेन उतारी और तसले में जली लकड़ी की राख से कांच चमकाने लगी, लेकिन उनके माथे पर चिंता की रेखाएं बनने लगीं। किशोरी जो किसनुआ एक हाथ में लालटेन थामे वे छत पर झांकने आई, फिर यहाँ वहाँ कुठरिया में झांका, खाट टटोली, अरे यहाँ भी नहीं, तो वे घबराकर नीचे उतरने लगी। फिर सिर पर थोड़ा घूंघट निकालकर देहरी लांघकर बाहर निकली, जहाँ किशोरी बड़ी बेफिक्री से दुआरे के आखिरी छोर पर रखी बैलगाड़ी के भीतर ढीमर की लड़की के संग खेलने में मस्त थी। ओ किशोरी, इतक अंधेरे में दिख रब तुम्हें? पूरो घर छान मारो, कितऊ ना दिखी तुम। हम तो घबराए गए थे। बाई का हम इतने छोटे हैं कि गांव की रत्ता भूल गए हैं। तुम्हें तो बेकार में घबराए की आदत पड़ गई है। हंसती हुई किशोरी बीच में ही अपना खेल छोड़कर बैलगाड़ी से नीचे कूद पड़ी और माँ की उंगली पकड़ चल दी ठुमकती हुई। बाई साहब के चौड़े माथे पर लगी गोल बिंदी उस अंधेरे में भी चमक रही थी। उनकी पतली गर्दन में लटकती मटर माला
नाक की सफ़ेद लौंग को छूते हुए किशोरी उनकी धोती में अंगुली लपेटे जा रही थी। बिटिया, रात हो गई है तो हम तो डरा गए थे कि यहाँ हिरा गई हमारी मोड़ी कहाँ हिरा गई हमारी मोड़ी। बोलते हुए उनकी आंखों में बिछी खुशी यहाँ वहाँ से छलक पड़ी। उन्हें यूँ लड़की से बतियाते देख ऐसा लग रहा था मानो उनको खोया खजाना वापस मिला हो। फिर उनके माथे पर आए बालों को पीछे ले जाते हुए बोली, तुम का जनती नहीं है अपने बापू के स्वभाव को। नेक नेक सी बात पर पूरे घर को उठा लेते हैं हाथन पे। एन उसी वक्त ठक ठक करते पीछे से बापू भी प्रकट हो गए। काश है आ रही जा मोड़ी इतने अवैर हो गई। किशोरी डर के मारे माँ के आंचल में दुबक गई। जवाब 22 आने दिया। तनिक देर हो गई, जिया के घर चली गई थी। बापू के इर्द गिर्द 3-4 और भी घर में घुसते गए। सुन, इनको खाना बनने जरा जल्दी कर। पर जा बेरा कछु साग सब्जी तो है नहीं। काय नैया साग सब्जी तय का कर रही थी दिन भर तय बता। अचानक वे उखड़ पड़े और झल्लाने लगे तो साथ आए लोगों में से किसी ने कहा, कोई बात नहीं पंडित जी, हम दाल भात खा के काम चला ली हैं। अरे ओ ब्रजनंदन, कितने चलो गो। फिर वे उबल पड़े। वे लोग सामने पड़े तख्त पर बैठ गए और गौरा देवी ब्रजनंदन को बुलाने चल पड़ी। कहीं सो न गया हो। 5-1 मिनट में उन्होंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। को है? हम 22 आ। आवाज़ सुनते ही ब्रजनंदन की माँ ने झटपट दरवाज़ा खोला। का बात है इतक बेरा घबराए काहे रही? कछु साग सब्जी नहीं बची और बापू के संगे 4 जने बाहर ते आए गए सो खाना बनने है। तुम ही बताओ का करें जा बेरा। बोलते बोलते वे रुआसी हो उठी। कौनो चिंता की बात नहीं है, पिछवाड़े टंगी हैं 2 लौकी सो आराम से काम चल रही है। ब्रजनंदन की माँ ने आश्वस्त भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। बिरजू सो गव सो हम चले हैं तुम्हारे संग, कहकर उन्होंने दिए की लौ को थोड़ा तेज किया और खपरेल की झाड़ के नीचे टंगी लौकियों में से एक को तोड़ा।